हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी भावी मास्टर और सभी भावी मास्टरियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। कैसी चली आप लोगों की तैयारी, बताइए एक बार कमेंट करके। फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। जो भी विद्यार्थी आज नए हैं, ठीक है, उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर टीचर बनना है तो। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और पहला प्रश्न देखिए, जो भी विद्यार्थी अपने पुराने विद्यार्थी है वो क्लास को एक लाइक जो है वो जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। पहला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन के संदर्भ में प्यास क्या है। साथियों, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, अभिप्रेरणा की। एक सेकंड फटाफट जो है वो हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी में कहेंगे मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के एक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, फटाफट रिवीजन चलेगा, थोड़ा क्लास जो है वो स्पीड से चलेगी। ठीक है, लैटिन भाषा के इस शब्द से बना है। कौन सा शब्द है, MOVER, यानी कि इसको हम बोलते हैं मूवेर। MOVER, इसको क्या बोलते हैं, मूवेर बोलते हैं। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, साथियों मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इस मूवेर शब्द से हुई है। मूवेर को ढंग से लिखता हूँ MOVER। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा भी जा चुका है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, किस शब्द से हुई है, मूवेर शब्द से। ठीक है, अब देखिए इस मूवेर शब्द का अर्थ क्या होता है। साथियों समझने की कोशिश कीजिए, इस मूवेर शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है। साथियों इस मूवेर शब्द को अंग्रेजी में अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा टू मूव, और हिंदी में मैं लिखूंगा तो लिखूंगा गति करना। ठीक है, यानी कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इस मूवेर से हुई है। ठीक है, आपसे सीधा पूछे कि भाई मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, इस मूवेर शब्द से। आपसे पूछे कि इस मूवेर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, टू मूव, यानी कि गति करना। अब देखिए अभिप्रेरणा मोटिवेशन कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार। ठीक है, एक तो होती है आंतरिक, एक तो होती है आंतरिक यानी कि इंटरनल। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा, एक तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक होती है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वो साथियों मोटिवेशन जो है वो दो प्रकार का है। एक तो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। एक बार समझिए कि आंतरिक क्या होती है और बाह्य क्या होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि जो चीज़ें अपने अंदर से खुद को अपन को लगती हैं कि हम जो है वो ऐसा करेंगे। ठीक है, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं पूरे राजस्थान के अंदर टॉप करूंगा। मैं नहीं, आप जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर टॉप करेंगे, यानी कि आपके अंदर खुद की वो मोटिवेशन है कि मैं जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर टॉप करूंगा। लेकिन अगर यही बात आपके पिताजी कहते हैं कि आपको जो है वो इस बार रीट परीक्षा के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर टॉप करना है, पूरे राजस्थान के अंदर क्या करना है, टॉप करना है, बताइए दोनों के अंदर साथियों, दोनों के अंदर दिन और रात का डिफरेंस है। क्योंकि आपके अंदर से यानी कि आपको जो चीज़ें खुद लग रही हैं कि भाई मैं जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर इस बार टॉप करूंगा, ये होगी आंतरिक अभिप्रेरणा। लेकिन आपके पिताजी ने आपको कहा है कि इस बार रीट का टॉपर जो है वो तू होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है बाह्य अभिप्रेरणा। अब आप जो प्रयास करोगे वो करोगे अपने पिताजी की वजह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। साथियों आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा टिकती है और बाह्य अभिप्रेरणा जो है वो कुछ समय के लिए ही टिकती है। तो इस प्रकार से आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। तो देखो इसके अलावा भोजन आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, प्यास क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। विश्राम करना आंतरिक अभिप्रेरणा है। नींद आना क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर हमें कोई ये कहता नहीं है कि भाई तेरे को ऐसा करना है। ठीक है, मुझे भूख लगी है, साथियों मुझे जो है वो भूख लगी है। आप में से कोई कहेगा कि आपको जो है भूख लगी है, या भाई तेरे को भूख लगी है, ये ठीक है। मुझे प्यास लगी, आप में से कोई कहेगा कि आपको जो है प्यास लगी है, फिर तेरे को जो है प्यास लगी है। इस प्रकार से जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है उसको हमें खुद से यानी कि हमें जो है वो खुद से अंदर से लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और अगर बाहर से कोई मोटिवेशन मिल रहा है साथियों, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर से कोई मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य मोटिवेशन। तो यहाँ पे हम जो है वो, ये तो मोटी मोटी बात होगी इस अभिप्रेरणा को लेकर के जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है। अब वही बात है भाई, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास जो है वो क्या है, आप मुझे बताइए। जब आपको प्यास लगती है तब आपको कोई कहता है कि आपको जो है प्यास लगी है। आपके रूम के अंदर आप दो रूममेट है। ठीक है, आपके रूममेट को प्यास लगी है, आपको पता है कि आपके रूममेट को प्यास लगी है, नहीं पता है ना। यानी कि जिसको खुद के अंदर से लगता है कि ऐसा चीज़ें हो रही है मेरे अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, उसको हम जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। इस प्रकार से ये प्यास जो है क्या है, ये प्यास जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो यानी कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये प्यास जो है वो क्या है, आवश्यकता है, प्रेरणा है, अंतर्नोद है, या फिर मूल प्रवृत्ति है। कितना अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखो ये जो प्यास है यहाँ पे वो बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये जो प्यास है
ये जो साथियों प्यास है ये क्या है, अंतर्नोद है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्नोद को हम बोलते हैं चालक। अंतर्नोद को हम जो है वो चालक बोलते हैं, ठीक है। अंतर्नोद को बोलेंगे चालक, और चालक को अंग्रेजी में बोलेंगे ड्राइव, DREI और VE, यानी कि अंतर्नोद वही बात है, अंतर्नोद आए तो भी वही बात है, परनोद आए तो भी वही बात है, चालक आए तो भी वही बात है। यानी कि हमें जब अब प्यास लगी, ठीक है, प्यास लगी है, प्यास जो है वो क्या है साथियों, प्यास जो है वो एक चालक है, प्यास जो है वो क्या है, चालक है। और आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता जो है ये है भोजन की। यानी कि जब ये चालक क्रिएट हुआ है, जब ये चालक प्यास जो है वो चालक है, प्यास साथियों क्या चालक है जो हमें चलायमान रखता है, प्यास हमेशा चालक है। इस प्रकार से प्यास चालक, अंतर्नोद या फिर परनोद। और आवश्यकता क्या है, प्यास के संबंध में आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता क्या है, भोजन जो है ये हमारी आवश्यकता है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है, कि उसने सीधा पिछली बार पूछा गया था कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख जो है वो क्या है। अब भूख जो है क्या है, भूख जो है ये चालक है जो हमें क्रिएटिविटी करती है कि भाई पानी की आवश्यकता है आपको, यानी कि हमें क्या करती है, एक्टिव करती है। चालक क्या करता है, हमें एक्टिव करता है। यानी कि भूख जो है वो क्या है साथियों, भूख जो है ये है अंतर्नोद चालक, और इसके संदर्भ में आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है भोजन की। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्याज जो है वो क्या है, प्याज जो है वो साथियों अंतर्नोद है, चालक है, ड्राइव है और परनोद है। और आवश्यकता किसकी है भाई, प्यास लगेगी, आवश्यकता किसकी है, पानी की आवश्यकता है। तो पानी जो है ये साथियों आवश्यकता है, पानी क्या है, हमारी आवश्यकता है, ठीक है। और प्यास क्या है, अंतर्नोद है, चालक है, ठीक है। बढ़े आगे देखो अगला क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन से होगा, अंतर्नोद चालक या फिर परनोद। देखो अंतर्नोद आए तो भी वही बात है, चालक आए तो भी वही बात है, और परनोद आए तो भी वही बात है, ठीक है। भूल मत जाना रे, एक क्वेश्चन को भी भूल मत जाना यार, पीछे हट जाओगे बहुत, ठीक है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, सफ़र में धूप तो होगी साथियों, सफ़र में धूप तो होगी, अगर तुम भी चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है साथियों, अगर तुम अपने आप को बदल सको तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जैविकीय आधार नहीं है, इनमें से किसका कोई जो है वो जैविकीय आधार नहीं है। देखिए भूख का जो जैविकीय आधार है वो तो है भोजन, प्यास का यहाँ पे जो है वो पानी है, काम का भी जैविकीय आधार है, लेकिन इस सबंधन का साथियों, इस सबंधन का कोई भी जैविकीय आधार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। भूख, प्यास और काम इनका जैविकीय आधार है, लेकिन इसका सहसंबंध का कोई भी जैविकीय आधार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा जैविकीय अभिप्रेरक नहीं है, जैविकीय अभिप्रेरक जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना, ठीक है। देखो जैविकीय का बोल दो या फिर इसको हम बोल देते हैं प्राथमिक, जैविकीय या फिर प्राथमिक, ये होता है जन्मजात, ये होता है जन्मजात। अब देखिए भूख अंतर्नोद बिल्कुल जैविकीय है, प्राथमिक है ये तो, ठीक है। लैंगिक अंतर्नोद बिल्कुल है, प्यास बिल्कुल है, लेकिन जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा जो अंतर्नोद है ये साथियों, जिज्ञासा जो अंतर्नोद है ये क्या है, ये प्राथमिक या फिर जन्मजात नहीं है जिज्ञासा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाकी 3 भूख है, लैंगिक है और प्यास और जिज्ञासा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे से होगा जिज्ञासा अंतर्नोद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरक की विशेषता नहीं है, बताइए भाई कौन सी प्राथमिक, प्राथमिक क्या होते हैं, प्राथमिक वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं जन्मजात, नहीं जन्मू बेड़ा जन्मुड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जन्मजात, यानी कि ये होती है प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक यानी कि जन्मजात जो अपने जन्म से अपने साथ में है, ठीक है। अंतर्जात, सार्वभौमिक, जन्मजात या फिर अर्जित, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरक विशेषता नहीं है। तो देखिए अंतर्जात होते हैं बिल्कुल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं बिल्कुल होते हैं, जन्मजात होते हैं बिल्कुल होते हैं, अर्जित देखो यहाँ पे जो भी अपने क्या जन्मजात अभिप्रेरक के साथ जो भी अपने प्राथमिक है, देखो प्राथमिक क्या, जैसे भाई भूख जो है ये क्या है, प्राथमिक है, प्यास क्या है, प्राथमिक है, नींद क्या है, प्राथमिक है। क्या अपने जन्म लेने के बाद में इन चीज़ों को सीखा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है क्या, ये सभी साथियों जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक हैं, यानी कि जन्मजात को हम क्या बोलते हैं, जन्मजात को ही हम प्राथमिक अभिप्रेरक बोलते हैं, जो जन्म से अपने साथ में जन्मे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्जित जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, ये अंतर्जात होते हैं, ये सार्वभौमिक होते हैं और ये जन्मजात होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है, तैयारी बहुत गजब लेवल के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये है आज की क्लास का अगला प्रश्न।
हाँ जी, साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है। ठीक है, कौन सी जैविक अवस्था ऐसी हैं जो कम जरूरी है, ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। यौन कम जरूरी है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन सही होगा यहाँ पर भी। भूख तो है, बिल्कुल प्यास भी है, ठीक है, भूख और प्यास तो दोनों तो फिक्स है। कम जरूरी तो यौन भी, काम प्रवृत्ति जो है ये शायद कम जरूरी है। ठीक है, काम प्रति उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है, तो शायद यौन भी तो जरूरी है। ठीक है, यौन भी तो जरूरी है, भूख है, प्यास है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो है वो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभार नहीं कर पाती है, यानी कि अदिति नाम की जो लड़की है वो सुबह सुबह जल्दी क्लास के अंदर जाती है, इस वजह से वो नाश्ता जो है वो नहीं कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गड़बड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। निम्नलिखित में से किसका ये उदाहरण है, ये साथियों जो है वो किसका उदाहरण है, ये है अंतर्नोद का, क्योंकि उसका क्या है, उसका जो पेट है वो है खाली, और खाली पेट के कारण क्या होता है, चालक जो है वो एक्टिव हो जाता है, कौन सा, भूख। ठीक है, चालक या फिर अंतर्नोद जो है, ड्राइव जो है, भूख जो है वो साथियों एक्टिव हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भूख को हम बोलेंगे अंतर्नोद, चालक और भूख को बोलते हैं परनोद। तो यहाँ पे अंतर्नोद जो है वो क्या हो जाता है, चालक जो है वो एक्टिव हो जाता है जब पेट खाली होता है। ठीक है, मेरा भी अभी चालक जो है वो एक्टिव हो गया क्योंकि पेट जो है वो खाली हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भूख अंतर्नोद का उदाहरण है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है। ठीक है, जन्मजात यानी कि जन्म से अपने साथ में जन्मा हुआ जो है वो कौन सा है। ठीक है, विश्राम, बिल्कुल, पुरस्कार, दंड, देखो न तो पुरस्कार जन्म से अपने साथ में है, न दंड अपने साथ में है। ठीक है, किसने नहीं कहा कि आपको जो है दंड मिलेगा, और न किसी ने ये कहा कि आपको पुरस्कार मिलेगा जन्म से, तो ठीक है विश्राम, बिल्कुल भाई। नींद जो है ना, ये तो अपने बेड़ी जन्मोड़ी है, नींद जो है ना ये तो अपने साथ में जन्मी हुई है, यानी कि विश्राम हो गया, भूख हो गया, ठीक है साथियों, प्यास हो गया, तो इस प्रकार मलमूत्र त्याग, ये सभी क्या है, ये सभी अपने जैविक है, यानी कि एक जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, प्राथमिक है भाई। हाँ, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा में श्लोक की आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक, ठीक है, में सम्मिलित नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और गजब लेवल का प्रश्न है ये साथियों, ये रीट L1 का क्वेश्चन है आपके, में श्लोक। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, में श्लोक की बात कर रही है। में श्लोक के द्वारा, ठीक है, कौन सा सिद्धांत, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, में श्लोक। ठीक है, इसको आत्म सिद्धि का सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखना, इसको कहते हैं आत्म सिद्धि का सिद्धांत। अब समझिए ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है, ये साथियों अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत है। ये अभिप्रेरणा आवश्यकता जो है वो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, इसको आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुल जो है वो 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इसमें कुल कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, समझिए ध्यान से, 5 अवस्थाएं। पहली नंबर 1 पे कौन सी है, देह की आवश्यकता। देह को क्या बोल सकते हैं, देह मतलब देह, शरीर। ठीक है, देह की आवश्यकता या फिर शारीरिक अवस्था, ये बिल्कुल इब्राहिम मैस्लो ने बताई है। ठीक है, कौन सी, देह की या फिर शारीरिक। ठीक है, एनीथिंग प्रॉब्लम। देह की होगी पहली, व्यक्तिगत व समूहवाद, स्नेह और संबंध और आत्मसिद्धि। साथियों ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखो आपको जो है वो कर्म जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, आपको इब्राहिम मैस्लो का क्वेश्चन आएगा तो आपसे सीधा जो है वो कर्म पूछा जाएगा कि पहली कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी, फोर्थ कौन सी, 5 कौन सी है। पहली होगी दैहिक, दैहिक को क्या बोलेंगे, शारीरिक। ठीक है, सेकंड जो है वो है सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे नंबर की है कौन सी, ये स्नेह और समता, इसको हम बोलते हैं प्रेम की आवश्यकता, और ये है तीसरी। स्नेह और संबंध कौन सी है, तीसरी है। पहली कौन सी है, दैहिक है। सेकंड कौन सी है, सुरक्षा है। तीसरी कौन सी है, स्नेह संबंध। चौथी जो है वो है आत्मसम्मान की। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान की आवश्यकता, एक व्यक्ति को आत्मसम्मान की आवश्यकता। उसके बाद में जो 5वीं है वो है कौन सी, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये साथियों 5वीं है। ठीक है, तो याद हुई क्या, चारों 500 सॉरी 500 याद होगी। पहली कौन सी, अब यहाँ से आपसे पूछेगा सबसे निम्न स्तर की कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे निम्न स्तर की कौन सी है साथियों, कौन सी है सबसे निम्न स्तर की, एक नंबर पे कौन सी है, दैहिक या फिर शारीरिक।
ये सबसे निम्न स्तर की हैं। दैहिक या फिर शारीरिक आवश्यकता ये सबसे निम्न स्तर की हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि सबसे उच्चतर स्तर की कौन सी है, अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्चतर स्तर की कौन सी है, तो कौन सी? आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये साथियों सबसे उच्च स्तर की है, इसी आत्म सिद्धि वाली 5वें नंबर की। पहली सबसे कम है और 5वीं सबसे हाईएस्ट है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। पांचों के पास क्रम से याद करके जाना। सबसे पहले शरीर होगा, उसके बाद में शरीर होगा, तो शरीर भाई शरीर होगा सबसे पहले, ठीक है। शरीर होगा तो शरीर के लिए सुरक्षा भी चाहिए, ठीक है। तो सुरक्षा की अवस्था होगी। अब जब शरीर है, सुरक्षा भी है, तो क्या चाहिए? प्यार चाहिए, ठीक है। तो प्यार या फिर स्नेह, वो वाला प्यार नहीं, ये वाला प्यार, ठीक है। स्नेह और समता। सेकंड यानी कि 4th नंबर का जो है वो होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि सब कुछ है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आत्म सम्मान जो होता है वो साथियों चौथी हो गई, ठीक है। इज्जत नहीं है भाई, ठीक है। इज्जत है, शौहरत है, लेकिन इज्जत है, इज्जत तो नहीं है। तो इसमें जो आत्म सम्मान है वो साथियों चौथी अवस्था है, ठीक है। और 5वीं कौन सी है? 5वीं है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो इस प्रकार से आपका हाईएस्ट पूछे तो करना है आत्म सिद्धि, और लोएस्ट पूछे तो क्या करना है? सबसे नीचे की पूछे तो करना है शारीरिक या फिर दैहिक फिजिकली नीड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता जो है कौन सी आती है? सबसे पहले आएगी शरीर की, यानी कि दैहिक आवश्यकता सबसे पहली आएगी। दैहिक या फिर इसको मैं बोल दूं शारीरिक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। शारीरिक या फिर दैहिक जो आवश्यकता है ये साथियों सबसे पहली अवस्था है शारीरिक या फिर दैहिक आवश्यकता। शारीरिक या फिर दैहिक अवस्था जो है ये अवस्थाएं कौन सी? ये अवस्थाएं फर्स्ट अवस्था शारीरिक या फिर दैहिक। उसके बाद में सेकंड कौन सी? सेकंड फटाफट डिवीजन करो। सेकंड कौन सी? सुरक्षा की। थर्ड कौन सी? प्यार की, स्नेह की। चौथी कौन सी साथियों? चौथी कौन सी है भाई? चौथी फटाफट आत्म सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। और 5वीं आत्म सिद्धि सबसे हाईएस्ट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। किसने बाल विकास का कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? आराम से ये बताते हो। ये रीड L2 का क्वेश्चन है, 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों। देखो, जीन पियाजे बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ए भाई मेस्लो नहीं है, अल्बर्ट बंद्रा है, लेव वाइगोस्की है, बिल्कुल भाई लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो यहाँ पे इब्राहिम मेस्लो नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम मेस्लो ने बाल विकास का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है? ठीक है, बता दिया भाई। क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आप में से सभी विद्यार्थी जो है वो कमेंट करेंगे कि सबसे उच्चतम आवश्यकता जो है वो कौन सी, कितनी आवश्यकताएं कितनी है, नीड कितनी है? तो 5। ठीक है, अब बता दो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी? फटाफट प्रत्येक विद्यार्थी जो भी रीड की तैयारी कर रहा है फटाफट कमेंट करेगा। पहली से लेकर के लास्ट तक उच्चतम बताना है और निम्नतम दोनों बताना है। इब्राहिम मैस्लो, ठीक है, अभिकर्मित आवश्यकता, अभिकर्मित सिद्धांत, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आत्म सिद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई, ठीक है। हाँ, कोई चीटिंग नहीं भाई, दिखा नहीं आंसर नहीं दिखा, ठीक है। चीटिंग नहीं। देखिए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है। आवश्यकता देखो, मैस्लो का आ गया आवश्यकता पदानुक्रम, ये बता दिया मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है वो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। इसको आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो विभिन्न विद्यार्थियों का रहा है, बिल्कुल हो जाएगा सही, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सभी मैस्लो के आवश्यकता संघ से संबंधित हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। देखो, आध्यात्मिक आवश्यकताएं, सुरक्षा कौन सी अवस्था है? सेकंड सुरक्षा। शारीरिक कौन सी है? पहली। दैहिक, ठीक है। आत्म सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट चौथी। और ये आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहली कौन सी है? शारीरिक है, फिजिकली है। उसके बाद में सेकंड कौन सी है? सुरक्षा की। थर्ड पे क्या करेंगे? थर्ड पे करेंगे प्यार। तीसरे नंबर पे प्यार या फिर स्नेह। चौथे नंबर पे चौथा हो गया आत्म सम्मान। और पांचवा, चौथा ये और ये हो गया अपना पांचवी अवस्था है आत्म सिद्धि की, ठीक है। आत्म सिद्धि ये है हाईएस्ट, सबसे उच्चतर कौन सी? आत्म सिद्धि। तो पहली सबसे निम्न कौन सी? शारीरिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद में सुरक्षा, उसके बाद में कौन सी? तीसरी प्रेम, स्नेह, उसके बाद चौथी आत्म सम्मान और पांचवी आत्म सिद्धि। तो यहाँ पर आध्यात्मिक आवश्यकताएं बिल्कुल नहीं है। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आध्यात्मिक आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताइए। इनमें से कौन सा वर्ग मैस्लो ने नहीं दिया है? उपलब्धि। उपलब्धि कब से दिया था? ये आत्मबोध की आवश्यकता या फिर संबंध व प्यार की आवश्यकता, ये दिया था। संबंध, प्यार दिया था, सुरक्षा दिया था,
यहाँ पे उपलब्धि ये आत्मबोध ये भी दिया था, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता ये कोई नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, उपलब्धि आवश्यकता। अगला प्रश्न, आत्मसिद्धि आत्मबोध एक ही है। अगला देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? तो ये देंगे किसको? ये हम देंगे साथियों जेरोम बुर्नर को। ये किसको देंगे भाई? ये दे देते हैं जेरोम बुर्नर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम में खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है किसको? जेरोम बुर्नर को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जो अपना नवीनतम जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, जेरोम बुर्नर का। ठीक है, 4 अवस्थाएं, सॉरी 4 नहीं 3 अवस्थाएं जो है बताइए। अगला देखिए, अगले जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, ये भी है, लेकिन बुर्नर जो है वो यहाँ पे नहीं है। एसआर अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिस्पॉन्स, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? तो ये जो आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 चौथा। बुर्नर जो है ये एसआर थ्योरी से रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण ये मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संचरित करते हैं और वास्तविकता विद्यार्थियों के अनुभवों को निर्धारित करती है? ये मानता है कौन सा? ये मानेगा रचनावाद। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण ये मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संचरित करते हैं और वास्तविकता शिक्षार्थी के अनुभवों से निर्धारित होती है? ये कहता है रचनावाद। रचनावाद या फिर निर्मितवाद, ये दोनों एक चीज़ है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी ओर से कुछ क्रिएटिविटी करते हैं साथियों, अपनी ओर से कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे रचनावाद। ठीक है, अपनी ओर से कुछ नई क्रिएटिविटी करना भाई। ठीक है, हमने पढ़ा था कल। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई शानदार तरीके से। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी व्याख्या है कि रचनावाद अधिगम को एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया मानता है जब बालक नए अर्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। अगला प्रश्न, रचनात्मक सीखने के वातावरण में नहीं होता है, सक्रिय अधिगम होता है, सहभागिता होती है, बहुपरीक्षण नियंत्रण ये कक्षा के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों को कहा जाता है कि आप जो है वो अपने हिसाब से क्रिएटिविटी करो भाई, किस प्रकार से जैसे कर सकते हो उस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है? सक्रिय अधिगम भी होता है, सहभागिता भी होती है और बहुपरिप्रेक्ष्य भी होते हैं, लेकिन कक्षा के अंदर अनुशासन जो है वो इसकी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला, वातावरण के साथ स्वतंत्र वातावरण होता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है तो है आप लोगों के लिए, हाँ अंतिम ही है भाई, तो है आप लोगों के लिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प चासरीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? आदत आदि होना, क्रिया प्रसूता, चिन्ह अधिगम या फिर निरीक्षण प्रेक्षण अधिगम। ठीक है, कौन सा जो है वो चासरीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी विद्यार्थी रीड का आपका एक और बात है साथियों, देखो अगर आप रीट के लिए फ्री के अंदर टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरे आपके सिलेबस के ऊपर आधारित हैं, सक्सेस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सक्सेस पॉइंट बाड़मेर। ठीक है, सक्सेस पॉइंट बाड़मेर जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको जो है फ्री के अंदर साथियों, फ्री के अंदर आपको जो है वो टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। ऐप के अंदर जाना, ऐप के अंदर आपको जो है वो फ्री के अंदर वहाँ पे टेस्ट है, तो आप उन टेस्ट को देखना है और अपना जो है आकलन करना है। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट देना चाहता है उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और करने के बाद में जो है वो टेस्ट दे देना। वहाँ आपका जो है वो आराम से मूल्यांकन हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और आपका लेवल जो है वो किस प्रकार का है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए।